नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम गंगा अफवाह के बारे में बात करेंगे। इस अफवाह तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। इसमें दो तरह की नदियां हैं। एक तो वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी वो है जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, ये सोन, ये सब नदियां। और ये जो घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये नदियां हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है, गढ़वाल हिमालय से, गंगोत्री हिमनद से, और वहां से ये दो शाखाओं के रूप में निकलती है। दो नदी शीर्ष जिन्हें हम कहेंगे, सॉरी शाखा नहीं कहेंगे, अलकनंदा और भागीरथी। और ये मिलते हैं दोनों देवप्रयाग में। यहाँ ये देवप्रयाग नामक स्थान है, यहाँ दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं और इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। और हरिद्वार के पास में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इलाहाबाद में यहाँ पे इसमें यमुना नदी मिलती है। और इसके बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब इसमें मिलती हैं। और दाएं किनारे से इसमें जैसा कि हमने अभी देखा था, ये सोन नदी मुख्य रूप से इसमें आकर के मिलती है। फरक्का के बाद में ये नदी पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में से पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। ये फरक्का के पास में यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसके आगे की जो शाखा बचती है वो हुगली के नाम से फेमस है। हुगली नदी इसे कहा जाता है। और इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियां इसमें मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यमुना नदी की। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और ये यमुनोत्री नाम की हिमनद से निकलती है और गंगा नदी के लगभग समानांतर बहती हुई ये इलाहाबाद के निकट गंगा से मिल जाती है। इसमें विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा और केन, ये नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम घाघरा नदी की। तो ये सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है और नेपाल में बहने के बाद में भारत में इंटर होती है। और इसकी सहायक नदी है शारदा नदी, उसका पानी लेकर के और ये छपरा के निकट यहाँ गंगा में मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम गंडक नदी की। ये भी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलती है और मध्य नेपाल से होकर के बहती हुई बिहार के चंपारण जिले में भारत में प्रवेश करती है और सोनपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी, ये कोसी नदी जो है वो तीन नदियां हैं, सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। इन तीनों के मिलने से ये कोसी नदी बनती है और सिक्किम, नेपाल और तिब्बत का जो हिमाच्छादित प्रदेश है वहां से ये निकलती है। और ये जो नदी है ये आप सभी जानते हैं, बिहार का शोक कहलाती है। नदी मार्ग में परिवर्तन बहुत ज्यादा करती है, आकस्मिक बाढ़ आती रहती है। फिर हम ये बात करेंगे इसके बाद में ब्रह्मपुत्र जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में। तो ये गंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां थी और ये इनका अफवाह क्षेत्र है। हुगली की हमने बात की, तो अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है। ये चेमनडुग जो हिमानी है उससे निकलती है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल
सिंधु नदी के स्रोत से तो 150 किलोमीटर और सतलज नदी से मात्र 35 किलोमीटर दूर है। और सिंधु और सतलज तो पश्चिम की तरफ जाती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ इधर पूर्व की तरफ बहती है। तिब्बत में, ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत में ये 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में इसके समानांतर बहती हुई चलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ नामचा बरवा के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और दिहांग के नाम से, यहाँ पे ये नदी दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और तत्पश्चात ये असम की घाटी में प्रवेश करती है और इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम घाटी में 720 किलोमीटर बहती है। धुबरी नामक स्थान तक ये पश्चिम, धुबरी नामक स्थान तक ये पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद में ये दक्षिण में मुड़ करके बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में ये यहाँ पे जो गंगा पद्मा के नाम से है उससे मिल करके और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है और कई शाखाओं में ये विभक्त हो जाती है। ये जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालय की कुछ नदियां हैं वो पूर्ववर्ती हैं, जो हिमालय से पहले से बह रही हैं, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु ये तीनों नदियां हैं, और सतलज, ये तीनों नदियां ही पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है और हिमालय पर्वत में दिहांग गौड़ बनाती है और कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, जो कि गंगा से भी ज्यादा है। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं वो सदन से, ये इसका दाहिना किनारा है और ये बायां किनारा है। इसमें सबनसिरी, घारेली, मनास नदियां आकर के मिलती हैं और बाएं किनारे से दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कापिली, ये सब नदियां इसमें मिलती हैं। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो ज़्यादा वर्षा वाले एरिया से, पर्वतीय एरिया से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में जल आती है। तो वर्षा ऋतु में अचानक से और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा जल राशि इकट्ठी हो जाती है और ये नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर देखें तो 8 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली जो गाद की मात्रा है वो भी ज़्यादा होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ आती ही रहती है। असम के जो अधिकांश एरिया हैं उसमें ये गुम्फित नदी के रूप में बहती है, अपने साथ में बहुत सी रेत मिट्टी लाती है, नदी विसर्ग भी बनाती है। और डिब्रूगढ़ के पास में ये नदी 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं। इसमें सबसे फेमस जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा वो नदी द्वीप है। तो ये था अपना ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की अपन ने बात की। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र के बारे में, जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।